हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के एक और सेशन में। और आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर के थर्ड वीक के अंदर बनने वाले क्वेश्चंस को। तो चलिए डिस्कशन को शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक काम आप लोगों को जो करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। व्यूज उतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं बट स्टिल मैं झुकेगा नहीं साला। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने इस अक्टूबर के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स का ये रहा। सवाल कहता है कि विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ नाटोज न्यूक्लियर डेटरेंस एक्सरसाइज कॉल्ड स्टीड फास्ट नून 2025। इसका नाम याद रखिएगा, स्टीड फास्ट नून 2025 नामक नाटो के परमाणु प्रतिरोध अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। अब होता क्या है ना, ये जो नाटो है ये हर साल एक न्यूक्लियर डेटरेंस एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है, जिसका नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टीड फास्ट नून। अब इस साल यानी कि जो 2025 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस होता है कि नाटो की जो न्यूक्लियर रेडीनेस है ना, और जो उसकी डिटरेंस कैपेबिलिटी है उसको टेस्ट करना। तो 2025 का होस्ट आप लोगों से पूछा गया है, तो पहले तो इसमें आप आंसर याद रखेंगे नेदरलैंड्स। ये पक्का आपके किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाला है। और नेदरलैंड के अंदर भी जो वेन्यू है वो भी हो सकता है आप लोगों से पूछ ले, तो वोल्केल एयरबेस आप याद रखिएगा, वोल्केल एयरबेस। इस वेन्यू पर नीदरलैंड के अंदर इसका आयोजन कराया गया। अब इसके अंदर जो और भी आपके पार्टिसिपेटिंग बेसिस है ना, उनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। चलो होस्टिंग तो नीदरलैंड ने करी, लेकिन बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क जैसी अलग अलग पार्टिसिपेशन बेसिस को भी रखा गया, मल्टीपल तरीके की चीजों को कब तक एक तरीके से एक्सरसाइज में लाने के लिए। अब इसके जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें कौन कौन है, इसमें फिनलैंड शामिल है, इसमें पोलैंड शामिल है। तो जितने भी नाटो मेंबर कंट्रीज है ना, उसमें से कई सारे इसके अंदर शामिल है। अप्रोक्स 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इसके अंदर शामिल हुए। 14 अलाइड नेशंस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो ये एक सवाल है जो कि हमसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कैंपी फ्लैग्री वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। नाम क्या है इसका, कैंपी फ्लैग्री वोल्केनो। ठीक है, जो हाल ही में समाचारों में था, किस देश के अंदर ये लोकेटेड है, तो चर्चा में क्यों है। रिसेंटली एक एआई बेस्ड जियोलॉजिकल मॉडल ने इस वोल्केनो में कुछ नए अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बताई जा रही है कि एक रिंग फॉल्ट को एआई के द्वारा इसमें डिस्कवर करा गया है, जो मैग्नीट्यूड 5 अर्थक्वेक्स ट्रिगर कर सकता है। इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उन्होंने पूछा कि इसकी लोकेशन कहां पर है, तो ये इटली के अंदर लोकेटेड है। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है विच इंडियन एजेंसी डेवलप्ड सैशेट, अ डिजास्टर अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म। आपदा पूर्व चेतावनी प्लेटफॉर्म सैशेट किस भारतीय एजेंसी के द्वारा विकसित करा गया है। भारत के द्वारा विकसित करा गया है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुआ क्या, जो G20 की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मीटिंग है ना, उसको डरबन के अंदर आयोजित करा गया था। डरबन यानी कि साउथ अफ्रीका में। इंडिया के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्रधानमंत्री के, उन्होंने इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम सैशेट को एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद अगला आपके साथ सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई ये सैशेट के बारे में बताइए, तो ये क्या चीज है। ये एक डिजास्टर अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि रियल टाइम और जियो टारगेटेड अलर्ट्स को क्या करता है, डेवलप करके प्रोवाइड करता है। अब किसने इसको डेवलप करा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सीडॉट यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा इसको डेवलप करा गया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत काम करता है। इसको जो हमारा एनडीएमए है, एनडीएमए कौन है, एनडीएमए, व्हाट इज दिस एनडीएमए, ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये ऑपरेट करता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडियन एजेंसी ने जो डेवलप करा है, क्या डेवलप करा है, सैशेट किया है। कल को ये नाम भी पूछ सकते हैं कि भाई हाल ही में सीडीओटी यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने डिजास्टर अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म को विकसित किया है, उसका नाम बता दीजिए, तो सैशेट उसका नाम याद रहेगा। ठीक है।
आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि सीआरएस रिपोर्ट, विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन 2023? ये पक्का आपके किसी ना किसी एग्जाम के अंदर मिलने वाला है आपको। नागरिक पंजीकरण प्रणाली सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य के अंदर दर्ज किया गया? तो ये एक आपकी एजेंसी है जिसको वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि सीआरएस जो बेस्ड रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा पब्लिश करती है। और उन्होंने कहा कि इंडिया में 2023 में 2.52 सीआर जो करोड़ बर्थ है ना उनको रजिस्टर किया गया। अब इस नेशनल डेटा के अंदर आपको कई सारी चीजें बताई गई कि भाई जो 2022 है उससे 2.32 लाख बर्थ कम हुई है, टोटल डेथ लगभग 86 लाख हुई है। तो इस तरीके का डेटा इसके अंदर दिया गया। लेकिन कोविड कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको इन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए भी ना एक टाइटल दिया कि भाई जो टोटल कोविड डेथ है आपका मई 2025 तक वो लगभग 5,33,000 हुई है। लेकिन ये हमारे लिए सारा डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए राज्य इंपॉर्टेंट है कि कौन से राज्य के अंदर लोएस्ट टैक्स रेशियो एट बर्थ आपका करा गया, तो वो झारखंड के अंदर रिपोर्ट हुआ। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू रिजुविनेट द गोमती रिवर? गोमती नदी के पुनर्जीवन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? भी इस सेम बात को ना ये 10 तरीके से घुमाकर पूछ सकते हैं कि कौन से राज्य के द्वारा गोमती नदी के पुनर्जीवन के लिए एक मिशन लॉन्च करा गया। तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। नाम है इसका गोमती रिजुविनेशन मिशन। तो मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियसली गोमती रिवर का जो अनइंटरप्टेड फ्लो है उसको इंश्योर करना, 95% जो अर्बन सीवेज है उसको इंटरसेप्ट करना जो कि रिवर में जा रहा है। इसके अलावा अब हम गोमती रिवर की बात कर रहे हैं तो गोमती रिवर के हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद ये क्या करती है? ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर ही फ्लो करती है। इसको कई सारी और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको गुमती के भी नाम से भी जाना जाता है। स्पेलिंग में बस चेंज हो जाएगा, बट जाना उसी नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका ओरिजिन आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ से आपका ओरिजिन इसका होता है? तो ये गौमत ताल से इसका ओरिजिनेशन होता है। ये एक हमें याद रखना है। इसको फुलहार झील के नाम से भी जाना जाता है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट आपको एक नाम दिया गया है, एक न्यू बल्सम फ्लावर स्पीशी जिसका नाम है इम्पिटेंस राजीबियाना, जिसको डिस्कवर करा गया है कौन से राज्य के अंदर, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो होता क्या है, रिसेंटली जो हमारा बीएसआई है, व्हाट इज दिस बीएसआई? बीएसआई है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनकी टीम ने इस बालसम फ्लावर की एक नई स्पीशी को डिस्कवर किया है, जिसका नाम हमारे लिए एक तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो कि आपके सामने। अब इसकी लोकेशन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको अरुणाचल प्रदेश के अंदर डिस्कवर करा गया है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है, अस्त्र मार्क टू इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? नाम क्या है? अस्त्र मार्क टू एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसे किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? अब चर्चा में क्यों है? डीआरडीओ ने क्योंकि ये अनाउंसमेंट करी। तो आंसर पहले आप यहां पर मार्क कर लेंगे कि भाई किसके द्वारा विकसित करा गया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इन्होंने कहा कि भाई ये जो अस्त्र मार्क टू है, एयर टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा एक्सटेंड करने की प्लानिंग चल रही है इनकी। जब कभी भी प्लानिंग हो और उसको लेकर अनाउंसमेंट हो तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अस्त्र मिसाइल की सीरीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि अस्त्र मार्क टू है ना, तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका रोल क्या होता है? जो लॉन्ग डिस्टेंस एयर कॉम्बैट होता है उसको लेकर ये आपका एक्टिव रहता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसने विकसित किया? इसको डीआरडीओ ने करा। और ये एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी याद रखेंगे कि ये टाइप ऑफ मिसाइल भी हमसे एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है,
नाइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नाइंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? आपको राज्य का नाम पूछा है, चर्चा में क्यों है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ना एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है शियोमी। शियोमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने अनाउंस किया है कि 1000 मेगावाट की नई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 12 नवंबर की जो इन्वायरमेंटल पब्लिक हियरिंग है ना वो होगी। तो हमारे से ये क्योंकि चर्चा में इसलिए था तो ये आपसे पूछ लेंगे कि कौन से राज्य के अंदर है। अब इस नई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक्स हमें पता होना चाहिए, जैसे कि एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि एक रिवर, कौन सी रिवर पर बना हुआ है? आपकी शियोम रिवर पर बना हुआ है, जिसको योमहो भी बोला जाता है। तो मैं रिवर का नाम लिख देता हूं, सियोम रिवर, या फिर इस रिवर को बोला जाता है योमगो। इस रिवर पर ये प्रोजेक्ट आपका तैयार करा गया है, तो ये भी हमसे चीजें पूछी जा सकती है। ओके, आगे बढ़ेंगे भाई। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2025 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? ये तो आपको पक्का किसी ना किसी एग्जाम के अंदर चिपका दिया जाएगा। 2025 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है? तो इस 25 वाली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की रैंक है 85th, 85वें नंबर पे है। 85 पर हम आ गए हैं, जो कि 2024 से 5 प्लेस हम नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मोबिलिटी डिटेल्स भी दी जाती हैं कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको 57 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस दिया गया है। पिछले साल 59 कंट्रीज के अंदर ये वीजा फ्री एक्सेस दिया गया था। तो ये एक बेसिक आपको रिपोर्ट के बारे में हमें मतलब एटलीस्ट जानना होना चाहिए। ठीक है, इसमें टोटल 199 पासपोर्ट को रैंक किया जाता है, तो 199 में से हम आपका 85th नंबर पे हैं। अच्छा, हमसे टॉप परफॉर्मर भी पूछा जा सकता है कि भाई पहले नंबर पर कौन है, जैसे कि सिंगापुर। सिंगापुर की रैंक है इसमें फर्स्ट, पहले नंबर पर सिंगापुर है। और फिर उसके बाद साउथ कोरिया और जापान है। तो यूरोप की कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, इटली या फिर स्पेन वो टॉप 10 के अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो कि हमसे पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जो वीजा फ्री डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए वो कौन कौन सी हैं, तो हमारे जो आसपास के जैसे भूटान, नेपाल, मॉरिशियस, इंडोनेशिया, ट्रिनाइड एंड टोबैगो, यहाँ पर हमें फ्री वीजा की ट्रैवलिंग का वो दे रखा है। तो पासपोर्ट की रैंकिंग कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी पॉलिसी और जो ग्लोबल मोबिलिटी इंडिकेटर है ना उसको दर्शाती है। तो 85th नंबर याद रखिएगा। पहले नंबर पर कौन है वो भी याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर मैंने आपको साउथ कोरिया बताया, और तीसरे नंबर पर मैंने आपको जापान का नाम बताया, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट आरबीआई ऑफ इंडिया रिपोर्ट, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा यूजेज इंटेंसिटी ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस? भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति यूपीआई लेन-देन उपयोग की तीव्रता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये हाल ही में आरबीआई की बुलेटिन के मुताबिक ये डेटा सामने आया है, जहां पर यूपीआई यूजेज इंटेंसिटी सबसे ज्यादा तेलंगाना राज्य के अंदर है। ओके, तो टॉप स्टेट्स इसमें तेलंगाना है, दूसरे नंबर पर आपका कर्नाटका है, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो एटलीस्ट ये टॉप 3 का नाम आपको याद रखना है। चौथे नंबर पर दिल्ली है, फिर महाराष्ट्र है, तो इन्हें हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट फंक्शंस अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के संगठन के अंतर्गत कार्य करता है। चर्चा में क्यों है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दिवाली लिमिटेड यूज ऑफ ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कर दिया, ये सभी को पता है। और ये जो ग्रीन क्रैकर्स हैं ये आपके इस NEERI से अप्रूव्ड होते हैं। अब ये NEERI के बारे में हमें समझना होगा कि जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका फोकस होता है कि जो एनवायरमेंटल साइंस है उस पर काम किया जाए, जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इस सभी पर ये काम करता है। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? ये किसके अंतर्गत काम करता है? CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट एक नाम आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं लैगो चैलियस
हायू मियाजाकी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पीशीज। इसका नाम देखिएगा, जो कि हाल ही में समाचारों में था। ये किस प्रजाति से है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो जो ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है ना, उनके रिसर्चर्स ने ये एक नया स्नेल स्पीशी इसको डिस्कवर करा है। ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। लोकेशन कहाँ पर है मैंने आपको बताया, ये महाराष्ट्र के अंदर आपका पड़ता है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर आ जाएगा। बस इतना ही याद रखेंगे। नेक्स्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क की लोकेशन बताइए कौन से राज्य के अंदर है। सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। पहले तो केरला, बहुत ज्यादा चर्चित सवाल है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क चर्चा में क्यों है? तो रिसेंटली साइलेंट वैली नेशनल पार्क में एक ओडोनेट सर्वे के दौरान 6 नए स्पीशीज ड्रैगन फ्लाइज के और डैम्स फ्लाइज के डिस्कवर करे गए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साइलेंट वैली की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? जो नीलगिरीज, नीलगिरीज की पहाड़ियां है ना, उनके साउथ वेस्टर्न कॉर्नर में केरला के अंदर पड़ता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये क्या है? एक भाग है। तो ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, विच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइंड एंड डेवलप्ड द आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल प्रणाली का डिजाइन और विकास किस संगठन ने किया? अगेन इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने रिसेंटली ब्राजील को आकाश मिसाइल सिस्टम सप्लाई करने का प्रपोजल दिया है। और ये बात हमारे डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी ना ब्राजीलियन वाइस प्रेसिडेंट से, उनके साथ इन्होंने ये वाली बात कही। तो ये जो आकाश मिसाइल है, इसके हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे कि ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। एयर टू सरफेस ये मिसाइल है, जिसको मतलब इसको ना जैसे फाइटर जेट्स होते हैं उनको काउंटर करने के लिए, जो ड्रोन्स होते हैं उनको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो ये किसने इसको डेवलप करा है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो इंडियन नेवी एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 का अभी हुआ था 5th एडिशन। और इसका जो वेन्यू था वो था विशाखापट्टनम। ये जो वेन्यू है ना, ये भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज की डिटेल्स आपको याद रखनी है कि ये एक बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है, जिसके अंदर इंडिया और इंडोनेशिया इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमें याद रखना है, काफी चर्चित है। इसमें जो दोनों कंट्रीज हैं उनकी नेवल इंटर ऑपरेटेबिलिटी को बढ़ाना, म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अम्प्रूव करना, जो बेस्ट नेवल प्रैक्टिसेस है उनको शेयर करना, इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी लेकर आना। तो ये कुछ इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका ताप्तान वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो हुआ क्या? रिसेंटली न्यूज में आया है कि जो ये ताप्तान वोल्केनो है, लोकेशन इसकी ईरान है। पहले तो लोकेशन आप लोग याद रख लीजिएगा। इसमें ना रीवेकनिंग के साइंस देखे गए हैं। तो लगभग 7 लाख साल के बाद ये दोबारा से जग रहा है। और ये हमें याद रखना है कि आपका कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसको एक सेमी एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो की कैटेगरी के अंदर हम डाल सकते हैं। तो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगभग 56 किलोमीटर ये दूर पड़ता है। और ईरान इसकी लोकेशन है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मैर्कोसूर इज अ रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कॉन्टिनेंट। मैर्कोसूर किस महाद्वीप का एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है? देखो इस तरीके के सवाल हमसे बनते हैं, क्यों? क्योंकि रिसेंटली इंडिया और ब्राजील ने डिसाइड किया है कि जो ये मैकासूर है ना, इस ब्लॉक के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड किया जाए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो मैर्कोसूर है इसके बेसिक्स हमें पता हो। इसकी फुल फॉर्म हमें याद रखनी है, ये है साउदर्न कॉमन मार्केट। साउदर्न कॉमन मार्केट, ये इसकी फुल फॉर्म है, जो कि कौन से रीजन के अंदर आता है? आपके साउथ अमेरिकन रीजन के अंदर आता है। तो ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मार्केट है, जिसको 1991 के अंदर स्टैब्लिश करा गया एक ट्रिटी के जरिए। उस ट्रिटी को कहा जाता है ट्रिटी ऑफ अस्यूनिक्सियोन। यहां पर लिख देता हूं, ट्रिटी ऑफ असुनोसियोन।
ये इस ट्रिटी का नाम है। तो ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। ये आपका कौन से क्षेत्रीय आर्थिक संगठन का है, तो ये साउथर्न अमेरिका का है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज अ को चेयर ऑफ यूएन ग्लोबल जियोस्पेशियल रीजनल कमिटी फॉर 2025 टू 2028। यूएन ग्लोबल जियोस्पेशियल की क्षेत्रीय समिति के सह अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? अगर ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली हम इसमें अपने इंडिया को आता हुआ देख रहे होंगे। तो रिसेंटली इंडिया को इलेक्ट किया गया है इस UNGGIMAP, जो कि एशिया पैसिफिक को कोचेयर करने का काम है, और इसका टेन्योर कितने साल का है? 3 साल का। ठीक है, 2028 तक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे कि जी ये जो यूएन ग्लोबल जियो स्पेशियल रीजनल कमेटी है ये क्या है? तो ये 5 रीजनल कमेटी में से एक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल वाली कमिटीज के अंदर आती हैं। इसकी पेरेंट बॉडी जो है वो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स UNGGIM है। बट फिलहाल ये याद रखिएगा कि इंडिया को इसके लिए को-चेयर के रूप में इलेक्ट करा गया है 3 साल के टर्म के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, सीता। आधार के साथ नवाचार एवं प्रौद्योगिकी संबंधता योजना यानी कि सीता किस संगठन के द्वारा शुरू करी गई है, चर्चा में क्यों है? जो हमारा UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इस सीता को, विच स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होने चाहिए, इसके उद्देश्य क्या है? तो जो डिजिटल आइडेंटिटी इकोसिस्टम है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इसके अंदर ये। जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको डील करना चाहते हैं, जैसे कि जो डीप फेक्स होते हैं, जो स्पूफिंग होती है, जो प्रेजेंटेशन अटैक्स होते हैं, उनसे ये कहीं ना कहीं डील करना चाहते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व होगा इस सीता नामक आपके इस स्कीम के अंदर? इसमें स्टार्टअप्स और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है उनको इन्वॉल्व रखा जाएगा। तो ये किसने लॉन्च करा है? UIDAI ने। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द फर्स्ट स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट का पहला संस्करण किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? अगेन इंपॉर्टेंट। तो यू से रिसेंटली जो UNEP है यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उन्होंने रिलीज किया है इसका फर्स्ट एडिशन। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट। अब रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये बताते हैं कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट है ना, उनके बीच में एक फाइनेंस गैप देखने के लिए मिल रहा है, लगभग 216 बिलियन पर ईयर का। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें बात आती हैं। इसमें टारगेट रखे जाते हैं कि भाई 2030 तक जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है उसको हम 300 बिलियन तक ले जाएंगे, 2050 तक हम 6 टाइम इंक्रीज रिक्वायरमेंट होगा। तो फिलहाल याद रखिएगा कि ये जो रिलीज करी गई है रिपोर्ट वो किसने करी है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। नेक्स्ट है दी कोलम ट्राइब, पहले भी चर्चा हुई है। इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट्स? कोलम जनजाति मुख्यतः रूप से किन राज्यों के अंदर पाई जाती है? चर्चा में क्यों है? रिसेंटली तेलंगाना के जो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें एक पायलट बम्बू प्लांटेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि कोलम ट्राइबल कम्युनिटी है ना, उनके ट्रेडिशनल जो लाइवलीहुड्स है उनको रिस्टोर करा जाए। तो कोलम ट्राइब के हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। इनको मल्टीपल नामों से जाना जाता है, इनको कोलमी भी कहा जाता है, इसके अलावा इनको कुलमे भी कहा जाता है, तो मल्टीपल नाम से जाना जाता है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जिन राज्यों के अंदर ये है, तो इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये वाला आंसर हमें याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2025 टू प्रमोट हाई यील्ड लॉन्ग स्टेपल कॉटन कल्टीवेशन? उच्च उत्पादकता एवं लंबी रेशा कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2025 में सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? अरे यार आराम से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये आपका 600 करोड़ की कपस क्रांति मिशन को। नाम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, कपस क्रांति मिशन। ठीक है।
इसको याद रखेंगे। इसका एम यही है कि जो हाई यील्ड लॉन्ग स्टेपल कॉटन कल्टीवेशन होता है ना, उसको प्रमोट करना, जिसके अंदर ये फोकस कर रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाए, जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है उस पर हम फोकस करें। तो कपस क्रांति मिशन इसका नाम है। नेक्स्ट है, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया फॉर रिकवरिंग स्टोलन एंड मिसिंग मोबाइल फोन्स थ्रू दी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल। ये एक अच्छा सवाल है। सीईआईआर यानी कि केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से चोरी व गुम हुए मोबाइल फोनों की रिकवरी में भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो तेलंगाना इंडिया का नंबर 1 स्टेट इसमें बन गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर पहले तो तेलंगाना हम आंसर करेंगे। तो जो भी चुराए गए या फिर जो मिसिंग मोबाइल फोन्स होते हैं ना, उनको रिकवर करने में ये रैंकिंग इनको दी गई है। अचीवमेंट यही है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा जो मोबाइल फोन्स हैं उनको रिकवर करा गया। और ये पॉसिबल कैसे हुआ? जो ये सीईआईआर की मैं बात कर रहा था ना आपसे, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल, इसके थ्रू ये काम करा गया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो सीईआईआर है, इसको लेकर कल को ये पूछा जाए कि किसके द्वारा डेवलप्ड करा गया है, तो ये डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा डेवलप्ड है, जो कि स्टोलन फोन्स को ट्रेस करना, जो फेक या फिर क्लोन डिवाइसेस होते हैं उनको ब्लॉक करना जैसे फंक्शंस में इन्वॉल्व रहता है। तो तेलंगाना इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन लैटिन अमेरिका टू लीगलाइज यूथेनेशिया थ्रू लेजिस्लेशन? कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया को वैध करने वाले लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा बना? ये इंपॉर्टेंट है। यूथेनेशिया पर पहले से बहुत चर्चा रही है कि जिसको हम इच्छा मृत्यु के नाम से जानते हैं। तो यूरुग्वे का इसमें आपको नाम याद रखना है। लैटिन अमेरिका के अंदर ये पहला देश बना है। इसने हिस्ट्री क्रिएट करी है कि भाई हम यूथेनेशिया को लीगलाइज कर रहे हैं। अभी जो लॉ है उसका नाम हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए। इसको डिग्निफाइड डेथ बिल के नाम से जाना गया। डिग्निफाइड डेथ बिल इसके नाम से बोला गया। और ये लॉ अलाउ क्या कर रहा है कि जो मेंटली साउंड अडल्ट हैं, जिनको टर्मिनल और इरिवर्सिबल जो डिजीज है, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से असिस्टेड सुसाइड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। तो यूरोगे के अंदर ये वाला जो लॉ है उसको रखा गया। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलियंस रिपोर्ट 2025? ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलेंस रिपोर्ट 2025 किस संगठन के द्वारा जारी करी गई है? तो डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया ये आपका ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिलियंस सर्विलेंस रिपोर्ट 2025। अब इसके अंदर इन्होंने कई सारी फाइंडिंग्स को रखा है कि 2023 में हर 6 में से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पाया गया। तो ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये एक रिपोर्ट है जिस पर आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टू स्टॉप इलीगल स्मगलिंग ऑफ चाइनीज फायर क्रैकर्स इनटू इंडिया? भारत में चीनी पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू करे गए ऑपरेशन का नाम क्या है? अगेन एक अच्छा सवाल और एक बहुत ही चर्चित आपका एक ऑपरेशन, जिसको ऑपरेशन फायर ट्रेल कहा गया। अब क्या हुआ इसके अंदर? जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है ना, उन्होंने एक स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रेल फायर। और इस ऑपरेशन का एम था जो चाइना से इलीगल फायर क्रैकर्स की स्मगलिंग होती है ना, उसको रोकना। तो इसमें हुआ क्या? तो जो नावा शेवा पोर्ट है ना, वहां पर एक 40 फुल कंटेनर को इंटरसेप्ट किया गया और कंटेनर को डिक्लेयर किया गया था लेगिंग्स के नाम से, लेकिन अंदर आपको देखने के लिए मिले चाइनीज फायर क्रैकर्स। तो लीगल एंगल इसका एक बार आप समझने की कोशिश करो कि फायर क्रैकर्स का इंपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत। और यहां पर ये सब चीजें चल रही थी। तो ऑपरेशन फायर ट्रेल इसका नाम है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जीआरएपी यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इज अ फ्रेमवर्क डिजाइंड टू टैकल विच एनवायरमेंटल इश्यूज इन दिल्ली एनसीआर? आपने जीआरएपी को सुना होगा। तो जैसे ही दिल्ली का एक्यूआई 300 को क्रॉस किया यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में आया, तो जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जिसे हम CAQM के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ग्रैप की स्टेज 2 को इन्वोक कर दिया। अब ये है क्या चीज? ये ग्रैप को हम इस प्रकार से जानते हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए एक इमरजेंसी एयर पॉल्यूशन का रिस्पॉन्स सिस्टम है
जहां पर AQI लेवल के अकॉर्डिंग स्टेजेस एक्टिवेट होती हैं। तो ये एयर पोल्यूशन से संबंधित है, इसीलिए इसमें आपका बी ऑप्शन सही जाता। नेक्स्ट है, विच इंडियन ल्यूनर मिशन मेड द फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द सन्स कोरोनल मास इजेक्शन ऑन द मून। सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन के चंद्रमा पर प्रभाव का पहला अवलोकन किस भारतीय चंद्र मिशन ने किया? ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो हमारा जो चंद्रयान 2 है, इंडिया की सेकेंड ल्यूनर मिशन, इसने एक हिस्टोरिक साइंटिफिक अचीवमेंट किया। इसने पहली बार जो सन के कोरोनल मास इजेक्शन, जिसे हम CME भी कहते हैं, उसका मून पर जो डायरेक्ट इफेक्ट है उसको ऑब्जर्व किया। और ये ऑब्जर्वेशन किसने की? जो CHACE ये 2 ये पेलोड है। इसको चंद्रयान का एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर भी कहते हैं। ये पेलोड ऑर्बिटर पर ऑनबोर्ड था और वहां से ये सारी फाइंडिंग्स करी गई। तो चंद्रयान 2 इसमें हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, विच सिटी इन उत्तर प्रदेश अचीव्ड अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटनिंग ओवर 26 लाख दियाज ऑन 9th दीपोत्सव। 9वें दीपोत्सव के दौरान 26 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा शहर बना है? तो सभी को पता है, अयोध्या। इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। ये 9वां दीपोत्सव था जिसमें का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इस रिकॉर्ड को शामिल करा गया। तो जो अयोध्या के लगभग 56 घाट है ना, जिसमें राम की पैड़ी भी है, वो सारी लोकेशन पर ये दीप जलाए गए थे। ये है भाई आपका आज की क्लास का अंतिम सवाल। Which football team won the 125th Indian Football Association Shield 2025? 121वां इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 किस फुटबॉल टीम के द्वारा जीता गया? तो जो मोहन बगान है, मोहन बगान सुपर जायंट, इन्होंने ये 125वां IFA शील्ड जीत लिया है। और फाइनल मैच हुआ था कोलकाता डर्बी के रूप में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोलकाता की जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है, वहां पर ये आपका आयोजन कराया गया था। रिजल्ट पेनल्टीज के अंदर निकला था, 5-4 से ये मैच मोहन बगान सुपर जायंट के द्वारा जीत लिया गया था। तो भाई ये डिस्कशन था। इस क्लास की जो PDF है मेरे इस एप्लीकेशन पर आप लोगों को मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो को आप लोगों को लाइक जरूर करना है, आप कमेंट भी करिए, आप उस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू।